नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे जानी मानी लेखिका सूर्यबाला की कहानी कंगाल। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कंगाल। बिंटू समझती है मैं कुछ नहीं जानता। सोचता हूँ अच्छा है अगर वह यही समझती रहे। मैं कभी उसे यह जानने न दूंगा कि इस एक स्वेटर के लिए उसने कितनी कहानियाँ गढ़ी हैं। मैं सब जानता हूँ। आधे जाड़ों के बीच मैंने उसे अपना कत्थई वाला पुराना हाफ स्वेटर मरम्मत के लिए दिया था। स्वेटर की खस्ता हालत देखकर चेहरे पर उभर आए भावों को वह छुपा गई थी। फिर थोड़ी देर उलट पुलट कर देखने के बाद बोली थी, ठीक ऐसी कत्थई ऊन तो नहीं होगी विनय भैया, किसी मिलते जुलते रंग से कर दे, दिखेगी। बाहों के नीचे कौन देखता है, पीठ की तरफ भी एक दो छेद हैं। अरे पीठ पीछे की क्या फिक्र करनी, कहकर मैं हंस दिया था, पर बिंटू नहीं हंस पाई। गुमसुम सी ही स्वेटर लिए चली गई। उन्हीं दिनों उसे अम्मा के बक्से में नई ऊन के 4-5 गुल्ले मिले थे। अम्मा की लंबी बीमारी के बाद से उनका थैला, बक्सा, सामान वगैरह बिंटू ही देखती थी। ऊन देखकर उसने जल्दी जल्दी सारा बक्सा छान मारा। कुल 4 गुल्ले ही निकले, 5वां आधे से कम था। वह काफ़ी देर जुगाड़ बिठाती रही। फिर जैसे मन ही मन कुछ निश्चय करके मझली भाभी के पास गई थी। भाभी सुनिए, आपके पास गहरे काही या कत्थई ऊन के 1-2 गुल्ले होंगे? क्यों? यूं ही, थोड़ी हंसती थोड़ी झेंपती हुई धीमे से बोली थी। अम्मा के बक्से में थोड़ी ऊन मिल गई है, 1-2 गुल्ले आप दे दें तो अपने लिए मिनी कोट बना लूँ। सीख लूँगी तो अगले साल मंटू के लिए भी। काही रंग का 1 गुल्ला मिल गया था। एक की अभी भी कसर बाकी थी, लेकिन उसका उत्साह बढ़ गया था। दूसरे दिन कॉलेज जाते हुए बड़ी भाभी अर्थात ठेकेदारनी के कमरे के दरवाजे पर जाकर बोली, ए बड़ी भाभी, 2 रुपए की महाजनी कीजिए। बड़ी भाभी जरा ठस किस्म की हैं। बिना बात महाजनी कैसी? अरे इतनी बड़ी ठेकेदारनी की ननंद पैदल जाएगी कॉलेज? बड़ी भाभी ठसकेदार हंसी हंसती उठी, तो यूँ कहो ना बिंटू बीबी, ये लो। लौटते समय सफ़ेद डीएमसी का धागा और 10 नंबर की एक सलाई भी लेती आना, उन्होंने 10 का एक नोट बढ़ाते हुए कहा। और लौटते समय भाभी के सामानों के साथ वह रिक्शे के बहाने मांगे गए पैसों से एक और गुल्ला ऊन खरीद लाई थी। सब मिलाकर नमूना ठीक कर बुनाई शुरू कर दी थी। बात आई गई हो गई, लेकिन जब एक तरफ का पल्ला पूरा होने को आया तो मझली भाभी ने टोका, ये कैसा मिनी कोट जी, यह तो मर्दाना स्वेटर है। उस समय मैं आंगन से गुजर रहा था। बिंटू जल्दी से अटकते हुए बोली, क्या करूं, यह रंग मुझ पर फपता ही नहीं था, तो सोचा विनय भैया के लिए हाफ स्वेटर बना दूं। वाक्य खत्म करते करते उसकी आंखें झुक गई थी। हालांकि वह सहज बनने की पूरी कोशिश किए जा रही थी। अच्छा अच्छा, भाभी ने कुछ कुछ समझते हुए संभल कर जोड़ा, अच्छा किया। बिंटू की घबराहट में समझ गया था, शायद इसीलिए और भी तेजी से आंगन से चला आया। जीने के दूसरी तरफ धूप के एक तिकोने टुकड़े के बीच बैठकर करियर एंड कोर्सेज और कंपटीशन मास्टर के पन्ने उलटता पुलटता रहा। कभी कभी ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि आदमी कुछ भी महसूसने की परिधि से छिटक कर दूर जा पड़े, एहसासों की जकड़ से बहुत दूर। हाँ, और कुछ खास क्यों होता, बस यही कि ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती। आसान नहीं तो सहज ही। जैसे बिंटू सीधे सीधे कह पाती, विनय भैया के पास एक ही स्वेटर बच रहा है, वह भी फटे हाल। किसी तरह रिक्शे के पैसे बचाकर ऊन लाई हूँ कि उन्हें एक स्वेटर बना दूँ। वे खुद तो किसी से कहने जाएंगे नहीं। अकेले अकेले गुमसुम, जो कुछ जैसा है उसी से काम चलाते जाएंगे। इससे अच्छा यही समझा कि न इधर बाबूजी को बड़े या छोटे भैया पर भार पड़े, न उधर विनय भैया को एहसान का बोझ महसूस हो। यह सब एक पूरा और ईमानदार सच होता अगर बिंटू सीधे सीधे यह कह पाती।
और ऐसे ही तमाम कितने सच जो हम एक दूसरे से कह पाते, लेकिन कह कहाँ पाते हैं। एक सीमा रेखा के आगे जाने से पहले मैं अपनी तरफ रुक जाता हूँ। भैया, बाबूजी, भाभियाँ और बिंटू दूसरी तरफ। बीच में जो कुछ है उसे वैसा ही बिना उघाड़े रहने दिया जाता है। सोचता हूँ काश बीच में जो बिना उघाड़े रहने दिया जाता है उसे उधेड़ कर रेशे रेशे उड़ा दिया जाए। इस बीच में कुछ न रह जाए, पर शायद दोनों तरफ से हम सभी इस असहज स्थिति को सहज रूप में स्वीकारने के लिए विवश हो गए हैं। पहले शुरू में एमए करने के बाद इंटरव्यू देकर लौटता था तो बैठक में बाबूजी टोकते थे, कैसा हुआ? तुम तो भाभी के मायके वालों की खातिरदारी में लगे थे, अच्छी तरह किताबें देख लेनी थी। अंदर आने पर बड़े भैया पूछते, कैसा किया? इसमें से तो हो जाना चाहिए था तुम्हारा। अरे यह नहीं बता पाए। 3-4 दिन बाद दौरे से लौटकर मझले भैया जोड़ते, क्या पीलीभीत गए थे? अरे तो कामनी के चचेरे भाई के यहाँ ठहर गए होते, बेकार 100-125 रुपयों पर पानी फेर आए। और अम्मा का बिसूरना लगातार जारी रहता। अब लौटता हूँ तो कोई कुछ नहीं कहता। एक तरफ से सभी लोगों की सहानुभूति भरी निगाहें उठती हैं, लेकिन साथ ही जल्दी जल्दी कतरा जाती हैं। जानबूझकर कोई कुछ नहीं पूछता मुझे इस अजीबोगरीब बेचारगी से बचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इस कमरे से उस कमरे ढेर सी फुसफुसाहटें तैरती सी महसूस होती हैं। क्या हुआ? हुआ कुछ? नहीं, नहीं हुआ, इस बार भी नहीं। फुसफुसाहटें शांत हो जाती हैं, पर उनकी प्रतिध्वनियाँ देर तक हर कमरे की दीवारों के आर पार टकराती रहती हैं। इसके बाद बाबूजी पूजा की घंटी जोर जोर से बजाकर उठने के साथ हरी इच्छा भावी बलवाना गा उठते हैं। अम्मा की रेंगती आवाज़ वाले विश्वास को बिंटू डपट कर रोक देती है और भाई साहब गुजरते हुए कहते हैं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ज़्यादा सोचा मत करो। बिंटू दूर से मेरे चेहरे पर दृष्टि डालकर मेरी मना स्थिति अंदाजने की कोशिश करती है, पर जल्दी ही उसे अपनी गलती मालूम हो जाती है, क्योंकि मेरा चेहरा अब वैसा रह ही नहीं गया है कि उससे मेरे अंदर गुजरती हुई स्थितियां अंदाजी जा सकें। पिछली बार LIC का इंटरव्यू देकर जबलपुर से लौटा था तो इंदू दीदी आई हुई थी। घर में घुसते ही उनके दोनों बच्चे जोर से चिल्लाए, विनय मामा जी हमारे लिए। सुनते ही दीदी ने जल्दी से आकर उन्हें डपटा। आते ही तंग करने लगे, मामा जी ज़रूरी काम से गए थे, उन्हें इतना टाइम कहाँ था। काश इंदू दीदी कह पाई होती, उनके पास इतने पैसे कहाँ थे। हाँ हाँ, हमें मालूम है, इंटरव्यू देने गए थे नौकरी के लिए, है ना मामा जी? बड़ा वाला बबलू बड़ी समझदारी से बोला था। हाँ हाँ, मैं बिला वजह उन्हें, अपने को और इंदू दीदी को संभालने की कोशिश करने लगा। दीदी भी उसी कोशिश में जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ के हाल चाल पूछने लगी, पर रोकते रोकते पूछ ही बैठी, कुछ पता पड़ा? हाँ, मैंने उसी खिसियानी हंसी के साथ कहा। जिन लोगों को चुना जाना था बस उन्हीं को रुकने के लिए कह दिया गया। ओह, कुछ खास थी भी नहीं, ये भी कह रहे थे। हाँ, मैं फिर वैसी ही बेचारगी से हंसने लगा। इंदू दीदी नहीं हंस पाई बिंटू की तरह। फिर बैग, बिंटू के लिए इमिटेशन ज्वेलरी के बुंदे और पेंडेंट, बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, बिस्कुटों के पैकेट, पवन के लिए रंग बिरंगी चौड़ी टाई, और अंत में सबसे बड़ा पैकेट उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। खोलकर देखा, टेरालिन की मजबूत पुख्ता शर्ट। अच्छी है, बहुत अच्छी। इंदू दीदी खुश हो गईं। और पवन की अकड़ देखो, कहता है सेकंड्स के माल से उठाकर लाई हो ये टाई। आकर कॉलेज में देखो लड़के कैसी कैसी टाई डाल के आते हैं, फड़क जाओगी। हाँ, पवन इस तरह अक्सर कहता है। मुझसे 2 साल छोटा है, मेडिकल के फाइनल ईयर में है। बस इस साल के बाद वह भी एक तरफ निकल जाएगा। वैसे उसकी बातचीत, चाल ढाल सब में अभी से पूरी डॉक्टरी रुआब झलकने लगा है। खूब तेज चलना, पैंट की जेब में हाथ डाले किसी थिरकती ट्यून की व्हिस्लिंग करने लगना, फटाफट बोलना और जोर से पूरा मर्दाना ठहाका लगा जाना। घर बाहर से संबंधित किसी भी मामले में वह बेलाग और पूरे विश्वास के साथ अपनी राय जाहिर कर देता है। चाहे बिंटू की शादी की बात हो, मंटू की पढ़ाई की, या इंदू दीदी के ससुराली झगड़ों की,
अम्मा के इलाज के बारे में तो वह खैर डॉक्टर है ही। कोई भी समस्या हो वह बाबूजी, भैया और थोड़ी बहुत अम्मा के बीच भी घिसटती सी रहती है कितने कितने दिनों तक। लेकिन पवन जब कभी हॉस्टल से एक आध दिनों के लिए आता है, चुटकी बजाते निर्णय ले डालता है। बाबूजी, भैया सब उसकी राय के कायल हो जाते हैं। सोचने की कोशिश करता हूँ कि यह वही पिद्दी सा पवन है ना, अव्वल दर्जे का दब्बू, किसी के सामने बोलते समय बात बात में लड़कियों सा शर्माकर उंगलियां तोड़ने लग जाने वाला, भाई लोगों के दोस्तों को, भाभियों के भाइयों को देखते ही झेप कर भाग जाने वाला पवन अब कितना बोल्ड हो गया है। शरीर भी पहले सा दुबला न रहकर सीधा होकर कस गया है। आंखों में चमक और चेहरे पर रुआब आ गया है। बचपन के दिनों से अभी कुछ सालों पहले तक घर बाहर के लोगों की जबान पर ज़्यादातर मेरा ही नाम रहता था, क्योंकि एक तो मैं सीधा था, दूसरा शर्माता झेपता नहीं था। जो काम कहा जाता उसे सोच समझकर ठीक से करता। छुप छुप कर प्रकृति वर्णन और देशभक्ति की कविताएं लिखना, कभी कभी टीचरों पर हास्य रस की पैरोडी भी, जिसे बाबूजी और बड़े भैया बड़े शौक से अपने दोस्तों को सुनवाते। खूब वाहवाही मिलती। बाजार से सब्जी, मसाले, घी, तेल लाने के काम में भी ज़्यादा योग्य समझा जाता, क्योंकि पैसों का हिसाब ठीक रखता और सामान देख कर परख कर लाता। जबकि पवन से एक तो अक्सर पैसे गिर जाते, ऊपर से बिना देखे सुने कभी सीले मसाले उठा लाता, कभी सड़ी गली सब्जियां। कुछ कहने पर देर तक पिनपिनाता रहता, इसलिए किसी बात के बीच उसे बोलने से पहले ही डपट दिया जाता। तुम चुप रहो जी, बिना बात बीच में दखल मत दिया करो, जरा एक काम तो होता नहीं। भाभी का चुन्नू दरवाजा खोलते ही खुशी से चिल्लाया, पवन चाचा। घर में आकर बताया साथ में 2 दोस्त भी हैं। घर में थोड़ी खलबली मचती है। अम्मा बनस्पति नहीं है, बिंटू कहती है। बड़ी बहू से कहो। अम्मा गेहूं बीनते हुए कराह कर चश्मा ठीक करती हैं। भाभी, पवन भैया और उनके 2 दोस्त आए हैं, बनस्पति खत्म हो गया है। अरे, इस बार बहुत जल्दी खत्म हो गया। ये लो 6 समोसे मंगवा लो। भाभी दूरदर्शी हैं। वनस्पति अभी मंगवाने का मतलब पवन और उसके दोस्तों के साथ साथ पूरे 12 प्राणियों के कुनबे के लिए पकौड़े तले जाएं। इस हिसाब से 6 समोसे और 3 प्याले चाय की आओ भगत कहीं सस्ती पड़ेगी। मझली भाभी के लिए भी अच्छा ही है। आध घंटे पहले चौके में जाने से छुट्टी मिलेगी। लेकिन समोसे लाए कौन? बच्चे सब स्कूल। सबको मालूम है मैं पूरे 4 साल का बेरोजगार नकारा कोने वाले कमरे में कंपटीशन मास्टर और करियर एंड कोर्सेज लिए बैठा हूँ। मेरे पास इफरात समय है, मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं। फिर भी पवन के दोस्तों की खातिरदारी के लिए मुझसे समोसे लाने के लिए कौन कहने जाए। हालांकि मैं कभी कुछ नहीं कहता, फिर भी कहीं मैं मन से बुरा मान जाऊं या मुझे फील ना हो। तमाम अंदेशे से घिरे लोग एक निश्चित फासले से मुझे अंदाजने की कोशिश करते हैं। सबका पसोपेश मैं खुद समझ जाता हूँ। थोड़ी देर खुसफुस सुनने के बाद बाहर आकर पूछता हूँ, भाभी, पवन के दोस्त आए हैं ना, कुछ चाय नाश्ता? हाँ, चाय बनवा रही हूँ। ज़रा समोसे आ जाते, पर कौन लाए? अरे तो मैं लाए देता हूँ। भाभी जल्दी से आंचल की गांठ खोलकर 5 का नोट बढ़ा देती हैं। मैं अटक कर कहता हूँ, अरे पैसे हैं ना मेरे पास। उससे क्या? भाभी नोट पकड़ा देती हैं। मैं ना लेने की ज़बरदस्ती नहीं कर पाता। पैसे न लेकर भी कौन सा एहसान कर दूंगा। आखिर जेब में पड़े 5-7 रुपए भी तो इंटरव्यू के लिए जाते समय ज़रूरत के लिए दिए गए बड़े भैया के रुपयों में से ही तो बचे हुए हैं। और रुपए ही क्यों, यह पाजामा, कमीज, टेरालीन की पैंट, कंपटीशन मास्टर, सब कुछ प्रकारांतर से उन्हीं के पैसों के तो हैं। बाहर जाने से पहले गलियारे तक आकर रुक जाता हूँ। बैठक से पवन के दोस्तों का जोरदार ठहाका गूंजता है। मैं लौटकर पाजामा बदलकर पैंट पहन लेता हूँ। क्या मालूम पवन के दोस्तों से सामना हो जाए। दिख जाने पर पवन फौरन बुलाता है, विनय भैया आओ आओ ना। उसके बाद अपने दोस्तों से परिचय कराता है। माई ब्रदर विनय।
अपनी अपनी तहत सब बड़ी समझदारी से हाथ मिलाते हैं। पवन बैठने को कहता है, मैं बैठ भी जाता हूँ, पर यहीं आकर सब कुछ सारी बातचीत घिसटने लगती है। फिर घिसटते घिसटते रुक रुक कर नितांत दयनीय ढंग से बात चलने लगती है। बातचीत का हर मसला और हर छोरहीन इधर उधर असंबद्ध लटकने लगता है। एक विचित्र फंसी फंसी सी स्थिति। बस जैसे अनचाहे डूबते चले जाना सबकी नियति हो जाती है। घर में भी तो मेरे बीच में आते ही जैसे संबद्धता के रेशे रेशे अलग होकर बिखरने लगते हैं, जुड़ने की कोशिश में ही। उस दिन भी मझले भैया, इंदू दीदी, पवन, बिंटू और बड़ी भाभी मूंगफली के छिलके एक दूसरे पर फूंक फूंक कर उड़ाते हुए हंस रहे थे। बातों के सिलसिले अनेक थे। भाभी कह रही थी, बम्बई में छिली मूंगफली यहाँ से कहीं सस्ती है। मझले भैया मंटू के टीचर से हुई झड़प की बात कर रहे थे। बिंटू अपने बीएड के शुक्ला जी की पार्शियलिटी को लेकर दुखी थी कि अपनी भांजी को ही टॉप करवाने के लिए तुले बैठे हैं। पवन अपने साथ पढ़ने वाली मेडिकल में लड़कियों के नखरे की खिल्ली उड़ा रहा था कि मैं साइकिल बरामदे में खड़ी कर देता हूँ। सब चौंक कर देखते हैं। LIC का फॉर्म लिए लिए ही मैं सबके बीच पहुँच जाता हूँ। ठहाके थम जाते हैं। सहज उन्मुक्त चेहरे बारी बारी से सहानुभूति, बेचारगी, गंभीरता और हठात चिंता भाव से देखने लगते हैं। आओ आओ विनय, बैठो। इंदू दीदी छिली मूंगफलियों के कुछ दाने मेरी ओर बढ़ा देती हैं। लास्ट डेट कब है इसकी? मझले भैया फॉर्म की ओर इशारा करते हैं। विनय भैया, खाना लाऊं? खाओगे? जल्दी में एक दो कौर चावल ही खाकर गए थे। बिंटू थी। क्यों? इंदू दीदी जल्दी से पूछती हैं। रोटियां सेकी ही नहीं थी तब तक। पवन भैया की साइकिल लेकर गए थे ना, इसलिए जल्दी में थे कि उनके हॉस्टल जाने के टाइम से पहले लौट आएं। अरे तो ऐसा क्या? पवन को भी कुछ कहना था। विनय, चाय बना दे बिंदु। वही हुआ। सबके बीच चलता हुआ बातों का सहज सिलसिला टूटकर बेतरतीब ही मेरे चारों ओर अटकने लगा। ऊपर नीचे, आगे पीछे वही दया, सहानुभूति, बेचारगी भरी थिगलियाँ जैसे मेरे समूचे ज़हन को तेजी से ढांपने लगी। मैं चाहकर भी उन्हें निकाल कर फेंक नहीं सकता। खामोश खड़ा सुन रहा हूँ। कितना असहाय हो गया हूँ मैं अपनी खामोशी की इन दमघोटू दीवारों के भीतर। बारी बारी से सबके द्वारा हमेशा दोहराए जाने वाले सांत्वना, सहानुभूति भरे शब्द, बस जैसे लखावरी ईंटें हों जिनके अंदर मैं अनचाहे चुनता चला जा रहा हूँ। आखिर कैसे मैं इतना असहाय लाचार होता चला गया? कैसे अनजाने अपने आप को सबके हाथों में सौंपता चला गया? सबके अपने अपने ढंग हैं। किसी ने साग भाजी मंगाने के बाद हिसाब नहीं लिया, मैं ज़बरदस्ती दे भी नहीं पाया हिसाब। किसी ने टेरालिन की मजबूत शर्ट ला दी, किसी ने इंटरव्यू के लिए जाते समय ज़बरदस्ती 20 रुपये थमा दिए। यह बेरोजगारी क्या बस आर्थिक तंगहाली है? नहीं, शायद एक ऐसी लाचारी जिसने मेरे समूचे व्यक्तित्व का रस चूस चूस कर मेरी पूरी की पूरी मानसिकता को पंगु बना बीच रास्ते में फेंक दिया है। मैं रह ही कहाँ गया? फिर से दम घुटता है और ऐसे क्षणों में यही जी चाहता है कि एक बार जोर से चीख कर अपने खोए हुए वजूद को पुकार कर देखूं तो सही मायने में देखूं तो मैं खर्च के लिहाज से पवन से कहीं कम निर्भर हूं घर वालों पर। न कॉलेज हॉस्टल की फीस, न कपड़े लत्तों पर ही कुछ विशेष खर्च होता है। उस पर 2-4 महीने पर कहीं कोई टेम्परेरी काम भी मिल ही जाता है। घर में ताने कसने वाला या आमने सामने रूखा बोलने वाला भी कोई नहीं। बाबूजी भी पेंशन पाते हैं। यह दूसरी बात है कि वह अम्मा की बीमारी और बिंटू की आधी फीस भर की ही होती है। बड़े और मझले भैया भी चलने लायक कमाते ही हैं। आम गृहस्थों की तरह वे लोग थोड़े तंग हाल रहने पर भी संयुक्त परिवार का भार कमोवेश ढो रहे हैं। फिर सबके साथ एक बड़ी आशा जुड़ी हुई है पवन की डॉक्टरी की। कुछ तो समझेगा ही। एकदम नालायक निकला तो भी मुफ्त इलाज और सैंपल की दवाइयाँ तो कहीं गई नहीं। बिंटू की भी देर सबेर शादी हो ही जाएगी। हाँ, सब कुछ नॉर्मल तो है, लेकिन मैं कहीं बीच में अकेला क्यों हूँ?
भटकता रहता हूँ, अपने प्रति नितांत आशंकित अविश्वस्त सा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म लेने जाता हूँ तो काउंटर क्लर्क से भी आंखें नहीं मिला पाता, या फिर ज़बरदस्ती आंखें फाड़ कर देखता हूँ, जैसे हर संस्थान के काउंटर पर बैठे रोजगार के लिए फॉर्म बांटने वाले क्लर्क एक ही हों और मेरा इतिहास अच्छी तरह जानते हों। घर पर आकर किसी के सामने फॉर्म भरने या जिक्र मात्र करने से कतराता हूँ। लोगों द्वारा संभाल संभाल कर पूछे गए प्रश्नों से भी अंदर तिलमिला उठता हूँ। वही आम सवाल, किस कंपटीशन का है, लास्ट डेट कब है, फला चीज़ भी देख लो, आदि आदि सुझाव और हिदायतें। और अंत में टेस्ट इंटरव्यू देते जाते समय अम्मा की तमाम और निर्देश और हितोपदेशी वाक्य। महावीर जी का प्रसाद लिया कि नहीं, बिंटू जरा एक चम्मच दही ला दे कटोरी में। कौन सा दिन है आज, शुक्र, एक चूरा मिठाई का दे दे, मिठाई ना हो तो गुड़ चीनी कुछ दे दे। क्या बीफे हैं तो मीठा रहने दे, बस 5 दाने राई के दे दे, मुंह में डाल ले। इसके साथ ही पूजा की रोली माथे पर चिपका दी जाती है, अक्षत और पीला चंदन भी। सारे शुभ शगुनों से लैस होकर जाता हूँ और हथियार डालकर वापस आ जाता हूँ। नहीं, अब किसी को मालूम होने ही नहीं देना है, न बीफें राई न सुक्क मिठाई। टेस्ट और इंटरव्यू की तारीख तक किसी को नहीं बताऊंगा। इस बार अपने आप को इस लाचारी से उबारना है। पवन को जो कुछ पसंद नहीं आता साफ नकार जाता है। अम्मा के सारे कर्मकांड मुझ पर ही चल जाते हैं। वह साफ साफ मखौल उड़ाकर चलता बनता है। अम्मा के सोचने की परवाह कहाँ करता है। हर तरफ से निश्चिंत निर्द्वंद आंगन में खाट पर फैला, चौड़ी मोहरी की पैंट पहने पैर हिलाता कह रहा है, कहने को आधा दर्जन भाभियाँ और पौन दर्जन बहनें, पर एक कायदे का शानदार हाईनेक का स्वेटर नहीं बुना जा रहा किसी से मेरे लिए। बड़ी भाभी उसी ठसकेदार लहजे में टोकती हैं, अरे अभी पिछले साल ही बिंटू और मझली ने बुना है ना बादामी वाला। उसकी बात मत करो, पवन टोकता है। पहनते ही लगता है 22 से 42 का हो गया हूँ, एकदम गंवारों जैसा रंग, ऐसा कि उसके मैच की एक गांधी टोपी और मिला लूँ, बस होम्योपैथी की कंपाउंड्री करने लायक। मझली भाभी रीतकालीन तरकश से तीर चलाती हैं, तो यह कहो ना पवन लाला जी, तुम्हें ठंड बचाने वाला स्वेटर नहीं, लड़कियों के बीच नक्शे मारने वाला स्वेटर चाहिए। समझदार को इशारा काफ़ी। पवन हंसते हुए आंख मारता है, फिर झटके से उठकर जूते के फीते बांधने लगता है। चलता हूँ। शाम को घर में घुसा तो अम्मा के धीरे धीरे रोने की आवाज़ आई। सर्वथा अप्रत्याशित अम्मा बिसूरती खींचती भले ही, पर इस तरह रोती कभी नहीं दिखी। बिंटू ने धीरे से पोस्ट कार्ड दिखाया। अम्मा के 12 बंकी वाले सौतेले भाई गुजर गए, जो उम्र में अम्मा से काफ़ी बड़े थे और सौतेले होने पर भी उन्हें बहुत मानते थे। वैसे चिट्ठी उनके मरने के 3रे दिन लिखी गई थी और आज 8वें दिन पहुंची थी। इस हिसाब से उनके घर वालों ने मात्र सूचित करने की खाना पूरी की थी, पर अम्मा के हिसाब से तेरही में जाना ज़रूरी था। वे लोग चाहे जैसे हों, हमें तो स्वर्गवासी आत्मा के प्रति फर्ज निभाना है। अभी तक हर साल तीज पर 15-20 जो बन पड़ता था भेजकर भाई का फर्ज निभाते थे। कहते कहते अम्मा फिर धीरे धीरे रोने लगीं। बाबूजी बड़े भैया काम चलाऊ भाव से अम्मा को संभालने लगे। जाने के नाम पर मझले भैया तटस्थ भाव से बोले, अगले हफ्ते दौरे पर जाना है, कहिए तो उधर से ही होता आऊँ। टोपी उतार कर मातम पुरसी कर लूँगा और क्या। नहीं, अम्मा टोकती हैं, सब लोग समझ जाएंगे कि बेगार टालने आए हैं, और सबसे बढ़कर तब तक तेरही भी बीत गई होगी। बड़े भैया को इसी हफ्ते काम पूरा करा के पेमेंट लेना है। एक आध हफ्ते बाद होता तो कोई बात भी थी। पवन का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाबूजी के लिए डॉक्टर की सख्त ताकीद है। जाड़ों की रात के सफ़र से दमा उभर जाता है। तब विनय कोई धीरे से कहता है, हाँ विनय से पूछो कहाँ है, बुलाओ, तुम्हें फुर्सत होगी। कुल 4 दिन लगेंगे, जा सको तो अच्छा है, जरा मन बदलेगा। पुरानी रिश्तेदारी ठहरी।
माधव और हरीश के साथ कुछ ना कुछ परेशानी है। तुम चले जाते तो। हाँ तो ठीक है, बाबूजी खुश हो जाते हैं। कल शाम की मेल से अपनी माँ को लेकर चले जाओ। मैं कमरे में आकर सामान जुटाने लगता हूँ, पर मन नहीं लगता। कई बार विचलित हो पैर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आकर कह नहीं पाता कि तिरही के दूसरे दिन 10 बजे मेरा ओवरसियरी का इंटरव्यू है। टेस्ट में बिना किसी को बताए दे आया था और मेरे अनुमान के अनुसार पर्चा काफ़ी अच्छा हुआ था। जानता हूँ, कहते ही एक के बाद दूसरे कान तक तेजी से फुसफुसाहटें तैरने लगेंगी। लोग वही पुराने प्रश्न दोहराने लगेंगे और बाराबंकी जाने की समस्या पर विचार करते समय हर 2 वाक्यों के बाद यह जोड़ा जाएगा, विनय तो जा सकते थे पर उनका इंटरव्यू है। कह तो रहे हैं इस बार पर्चा काफ़ी अच्छा हुआ है। इन चर्चाओं की कल्पना ही असहनीय हो जाती है। चुपचाप फिर धीरे धीरे चीज़ें जुटाने लगता हूँ। मझले भैया की अटैची, बड़े भैया का नाश्तेदान। चलो अम्मा, रिक्शा आ गया। तिरही बिताकर अम्मा के साथ लौटता हूँ तो बाबूजी एक हाथ में चश्मा, दूसरे से धोती संभालते लपकते हुए खुश खुश आते हैं। अरे विनय, तुमने कोई इम्तहान दिया था? ये देखो, उसकी मार्कशीट आई है। नंबर तो बहुत अच्छे हैं। इंटरव्यू कब का है इसका? मैं चुपचाप बगैर जवाब दिए लिफाफा उनके हाथ से लेकर अंदर आ जाता हूँ। बाबूजी हक्के पक्के देखते रह जाते हैं। अपने से नितांत संत्रस्त इतना भी नहीं कह पाता कि इंटरव्यू बीत गया इसका। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।